कि अब इनको समझाया नहीं जा सकता, ये जानवर किस्म के लोग हैं और इनको हमने शरण देकर गलती की थी। तो अब वो 17 देशों ने एक स्वर से एक साथ मिलकर ये फैसला किया कि अब हम इनको खदेड़ देंगे। लेकिन मनीष जी, ये जो 17 देशों का फैसला है, ये क्योंकि यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए हैं, यूरोप के लोग हैं, इसलिए इनकी चर्चा यूरोपियन यूनियन के रूप में हो रही। बाकी पूरे दुनिया में ये सब जगह फैले जहां पे शरणार्थी बन के इन्होंने शरण लिया है, इन राक्षसों से, इन जानवरों को आप समझा नहीं सकते, आप इनको किसी तरह से सही लाइन पे नहीं ला सकते। ये इनको, अगर आपने गलती की है इनको शरण देकर, तो इनको अब आपको सख्ती के साथ वापस करना पड़ेगा। और तो वही स्थिति हिंदुस्तान में भी है। ये कहीं जो मैं बार बार कहता हूं, अब ये जब प्रस्ताव पास हुआ तो उसके बाद सारे देशों में दुबके बैठे हुए हैं, छुपे बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों को ढूंढ रहे हैं, कहीं कहीं कोई निकलकर इसका विरोध नहीं कर रहा हो। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, एक कहावत है ना कि यूरोप के कई देशों ने सेकुलरिज्म के आस में एक उन्मादियों को, एक समुदाय विशेष को शरण दिया। फ्रांस से लेकर के ब्रिटेन आज उसको भुगत रहा है। भारत कैसे झेल रहा है? जिस धरती पर एकमात्र देश भारत है जिसका विभाजन मजहब के आधार पे हुआ, और आज उसकी कीमत भारत अदा कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 17 देशों ने इन जिहादियों का इलाज का सलीका बता दिया है, भारत को भी उस पर अमल करने की जरूरत है। बिल्कुल मनीष जी, ये जो 17 देशों ने फैसला किया है, करीब एक हफ्ता पहले उन्होंने पूरा प्रस्ताव बनाकर यूरोपियन यूनियन में दे दिया है, और उसको आप मान के चलिए कि वो पास हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ जो है 3-4 तो उनके वो सदस्य उनके साथ जुड़ गए हैं जो यूरोप यूनियन के सदस्य नहीं है। लेकिन इस प्रस्ताव ने, और इसके बाद जो जिस स्थिति में आ गए वो देश, याद करिए कि वो कोई जबरदस्ती नहीं घुसे थे। इन देशों ने इनका एक तरह से बड़े सम्मान के साथ अपने यहाँ शरण दी थी कि भूखों भूखों मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, और ये भूखों प्यास मर जाएंगे, तो उनको अपने देश में उन्होंने आदमी समझ के शरण दी थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वहां शरण ली, और शरण लेते ही वहां पर वो निजाम मुस्तफा शुरू हो गया, खलीफा शुरू हो गया, और पूरी तरह इस्लामी शासन की मांग करने लगे। कैसे दंगे हुए हम लोगों ने देखा, स्वीडन में हुए, डेनमार्क में हुए, इटली में हुए, नीदरलैंड में किए, फ्रांस में तो फ्रांस जलाने भी आमादा हो गए। तो एक तरह से वहां पर ये अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आए, और इन्होंने जैसे ही वहां पे थोड़ी इनके पैर जमे और इन्होंने वहां पे इस्लामी शासन की मांग शुरू कर दी। फ्रांस को तो हम लोग देख चुके हैं कि पिछले 5-7 साल से किस बुरी तरह से वो शिकार हो रहा है। आपको याद होगा मनीष जी, एक पागल आ गया था जिसने वो ट्रक से रौंदा था, कोई उनका फेयर हो रहा था, मेला एला था, तो वहां पे 87-88 लोगों को मार डाला था उसने, और केवल इसी बात पर। तो वो उस कुछ ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई अचानक ये फैसला किया है। कुछ दिन उन्होंने कोशिश की कि इनको किसी तरह कानून के जरिए काबू किया जाए, लेकिन अब उनकी समझ में ये बहुत अच्छे से आ गया कि अब इनको समझाया नहीं जा सकता, ये जानवर किस्म के लोग हैं और इनको हमने शरण देकर गलती की थी। तो अब वो 17 देशों ने एक स्वर से एक साथ मिलकर ये फैसला किया कि अब हम इनको खदेड़ देंगे। एक तरह से यूरोपियन यूनियन की उनको हाँ की प्रतीक्षा है, वो आज हो जाए या कल हो जाए। लेकिन मनीष जी, ये जो 17 देशों का फैसला है, ये क्योंकि यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए हैं, यूरोप के लोग हैं, इसलिए इनकी चर्चा यूरोपियन यूनियन के रूप में हो रही। बाकी पूरे दुनिया में ये सब जगह फैले जहां पे शरणार्थी बन के इन्होंने शरण ली है। जैसे हम रोहिंग्या से परेशान हैं यहाँ पर, तो एक तरह से उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि इन राक्षसों से, इन जानवरों को आप समझा नहीं सकते, आप इनको किसी तरह से सही लाइन पे नहीं ला सकते। ये इनको, अगर आपने गलती की है इनको शरण देकर, तो इनको अब आपको सख्ती के साथ वापस करना पड़ेगा। और दूसरा मनीष जी, जो बात मैं अक्सर कहता हूं, उस बात की भी अब पुष्टि हो रही है। ये हिंदुस्तान भी उसी बात का शिकार है, और वो मोहनदास करमचंद का तो बहुत बड़ा उसमें हिस्सा हाथ है कि वो जो यूरोपियन देश है, वो सब देश है, वो शिक्षित देश है, वो अपना जियो और जीने दो को सिद्धांत पे काम करते हैं, अपना कमा रहे, अपना खा रहे, इस पे थे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह की जमात आ जाएगी लाखों की संख्या में, जो अपना काम धाम छोड़कर, अपना रोटी पानी भूख भूख प्यास छोड़कर वो इस्लाम के लिए इस कदर दंगा शुरू कर देगी, सड़कों पे आगजनी शुरू कर देगी। ये उनकी कल्पना के बाहर था। नॉर्वे और स्वीडन के बारे में अगर आप पढ़िए मनीष जी, तो बड़े दूसरे टाइप के देश है वो। एक तरह से
पूरी दुनिया से भी 2 कदम आगे चलते हैं, जब जहां तक आप ह्यूमन राइट्स की बात करिए, और वो आज वो इस मोड़ पर आके खड़े हो गए। तो वही स्थिति हिंदुस्तान में भी है। ये कहीं जो मैं बार बार कहता हूं, अब ये जब प्रस्ताव पास हुआ तो उसके बाद सारे देशों में दुबके बैठे हुए हैं, छुपे बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों को ढूंढ रहे हैं, कहीं कहीं कोई निकलकर इसका विरोध नहीं कर रहा। वजह वजह जानते हैं कि अब वो पूरी तरह से सख्ती से पेश आएंगे। हिंदुस्तान भी वही है कि हिंदुस्तान जो आम हिंदू है, सीधे सीधे हिंदू कह लीजिए या आप जैन बुद्ध जो भी हैं, जो गैर मुस्लिम इस देश में रहते हैं, वो सब शिक्षित और अपना धंधा पानी करने वाले लोग हैं। वो दंगाई नहीं है, वो मदरसा छाप वो नहीं है। तो वो बात बात पे निकल के पत्थरबाजी करना, बात बात पे निकल के आगजनी करना, ये वो नहीं करते। लेकिन जिस समय उनको एक जब ये चरम पे पहुंचाते हैं, तो उसके बाद फिर ये कई साल तक शांत रहते हैं। जिसका एक मैं बार बार उदाहरण देता हूं, 2002 का गुजरात है। गुजरात से ज्यादा शांत कोई प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर, लेकिन इन्होंने 59 लोगों को जिंदा जलाकर उस गुजरात की जनता के खून खौला दिया था। तो उसके बाद से अभी तक ये शांत है। अब कुछ गर्मी आना शुरू हुई है, तो 20 साल ये शांत रहे। तो ये केवल ताकत से ही शांत रहते हैं। और इसका जो, ये तो मैंने आपको छोटे उदाहरण दिए, और इसका जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है वो इजराइल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। कि इजराइल दिखा रहा है कि ये किस तरह से मानेंगे, किस तरह से काबू में रहेंगे, और किस तरह से हम इन पर नियंत्रण रखेंगे। अब जरा मनीष दिखा दीजिए वो खबर जो हम वीडियो पढ़ा है, कि दर्शक जरा समझे कि इसमें कौन कौन से देश हैं, और वो आज की तारीख में इनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। एक तरफ पूरी दुनिया जंग में उलझी है, लेकिन दूसरी तरफ कई ताकतवर यूरोपीय देशों ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने लाखों मुस्लिमों में हड़कंप पैदा कर दिया है। भारत के लोग भी आज इस खबर को देखकर हैरान हो जाएंगे। 17 यूरोपियन देशों ने मुस्लिम शरणार्थियों को देश से बाहर फेंकने का फैसला कर लिया है। इस फैसले से लाखों मुस्लिम शरणार्थी यूरोप से बाहर फेंके जाएंगे। भारत समेत पूरा विश्व इस फैसले से हैरान है। लेकिन विचारणीय है कि कभी कथित शरणार्थियों के लिए आंसू बहाने वाला यूरोप आखिर ये क्यों कर रहा है। दरअसल 17 यूरोपीय देशों ने मुस्लिम शरणार्थियों पर बहुत बड़ा फैसला किया। इटली, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों ने तो एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। यूरोप के इन 17 देशों ने कहा है कि वो अपने देश से उन सभी मुस्लिम शरणार्थियों को तुरंत निकालने वाले हैं जो गैर कानूनी तरीके से आए थे और जिन्हें शरण नहीं दी जा सकती। इन यूरोपीय देशों का मानना है कि मुस्लिम देशों से आए शरणार्थी उन्हीं के देशों पर हावी हो रहे हैं, वहाँ कट्टरता फैला रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। कई यूरोपीय देशों ने तो अब उन मुस्लिमों पर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है जो कानूनी तरीके से वहाँ रह रहे हैं। यूरोप में अवैध मुस्लिम शरणार्थियों पर एक्शन लेने का प्रस्ताव ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स ने रखा है, लेकिन अब इस प्रस्ताव पर फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड समेत 17 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यूरोपीय देश जी, अब दर्शक समझ ले कि ये खबर कितनी बड़ी खबर है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी किसी एक यूट्यूबर ने इसको पकड़ लिया तो उसने वीडियो डाल दिया। अन्यथा हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से तो ये गायब है, इसकी कहीं चर्चा नहीं है, इस पर कहीं प्रपंच नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इसलिए यहाँ ब्लैकआउट कर दी गई, जरा हिंदुस्तान के साथ कैसा घात हो रहा है, ये केवल इसलिए यहाँ पे ब्लैकआउट कर दी गई क्योंकि वो जो अब 17 जो देश हैं जिन्होंने ये प्रस्ताव बनाकर पारित किया है, उनको ये कह नहीं पाएंगे कि आरएसएस है, ये संघी है। वहां ये मैंने लिखा कि भूख प्यास से तड़पते हुए यूरोप के देशों में शरणार्थी बनकर पहुंचे लाखों मुस्लिमों ने वहां शरण मिलते ही उन देशों में सांप्रदायिक हिंसा का नंगनाच शुरू कर दिया। वहां इस्लामी शासन की अपनी मांग के साथ उपद्रव शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप अब यूरोप इस सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा के खिलाफ एकजुट हो गया है। शरणार्थी बनकर पहुंचे दंगाई मुसलमानों को अपने देश से खदेड़ने की उसने ठान ली है। यह फैसला करने वाले 17 यूरोपीय देश हैं। इस मुहिम का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने किया है तथा क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, स्लोवाकिया और स्वीडन ने इसका समर्थन किया है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंचेस्टाइन शेंगेन क्षेत्र के 3 गैर यूरोपियन यूनियन सदस्य देशों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप समझिए, एक तरह से यूरोप तो करीब करीब पूरे ही समझिए उसको कि पूरा यूरोप उसमें शामिल हो गया है। और अभी आपने जो खबर देखी उसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनको किसी भी कीमत पर वो बर्दाश्त करने को अब तैयार नहीं है। इन्होंने सारी बर्दाश्त की सीमाएं लांघ डाली हैं और अब इनका एक ही इलाज है कि इनको पकड़कर बाहर किया जाए। तो वही स्थिति हिंदुस्तान के अंदर भी है। जैसे रोहिंग्या के आप देखिए, जितने दंगाई मामला हो, आतंकी कोई कार्रवाई हो, उसमें कहीं ना कहीं रोहिंग्या पाए जाते हैं।
तो एक तरह से घुसे यहाँ पर, और यहाँ पर अब जो है, जो मैं ये कह रहा था कि मनीष जी, ये खबर जो है, ये खबर उन इस देश के उन सेकुलर नेताओं की, उन सेकुलर ठेकेदारों की, सेकुलरिज्म के जो बड़े मसीहा बनते हैं, उन सबके मुंह पर कालिक पोत रही है। वो जो बड़े बड़े मुल्ला आ जाते हैं शाम को 5 से 11 मुर्गे लड़ाने वाले, उनके मुंह पर कालिक पोत रही, क्योंकि ये जो 17 देश हैं, इनमें ना तो कोई भाजपा की सरकार है, ना कोई आरएसएस की सरकार है, ना ये कोई आरएसएस के संगठन है। इनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं। ये सारे के सारे मूलतः ईसाई बहुल देश हैं, और दुनिया के आधुनिकतम देशों में इनको कहा जाता है। और वहां पर वो कह रहे हैं कि अब हम इन मुसलमानों को अपने यहाँ से पकड़कर खदेड़ेंगे। उसने बताया कि इटली, जर्मनी, स्वीडन ने तो अपने यहाँ से कार्रवाई शुरू कर दी है, और इसको आप उनको दोष नहीं दे सकते। इससे पहले याद करिए, सोशल मीडिया में पिछले 2 साल से ये वीडियो लगातार आ रहे थे। मोदी जी, आप संभवतः हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में नहीं दिखाया होगा, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस का था, कि जर्मनी में एक आदमी ने उसको अपने घर में रखा, और उसके बाद वो चाकू लेके उसको मारने, उसको और उसकी पत्नी को मारने दौड़ा। तो इस टाइप के राक्षसों को कौन अपने यहाँ रखेगा? तो ये इनके पूरा चरित्र बताता। अच्छा, कहीं एक देश का मामला हो तो ये होगा कि कुछ एक छोटा समूह हो, 17 के 17 देश इनसे पीड़ित हैं। यानी पूरा पूरा ये चरित्र चित्रण है इनका, ये सामूहिक रूप से ऐसे हैं। ये डकैत हैं, लुटेरे हैं, ये दंगाई हैं, ये कहीं शराफत से रह ही नहीं सकते। ये इनके पूरे चरित्र के ऊपर सवाल है। ये जो घटनाक्रम है, ये केवल अगर एक देश का होता तो चलिए वहां हो सकता कुछ लोग कर रहे हो, लेकिन 17 देशों ने ये अगर ये फैसला किया है, तो इसका मतलब मूलतः ये दंगाई हैं, ये मूलतः हत्यारे हैं, ये मूलतः बलात्कारी हैं, ये मूलतः लुटेरे हैं। और उस बात पर अब मुहर यूरोपियन यूनियन में लगने जा रही है। बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज तो छुटकारा पा लेंगे, हम कहां से छुटकारा पा लेंगे। अब ये देखिए, ये कमाल की बात है कि इंटरेस्टिंग ये कि इस देश में उन देशों ने एक निर्णय लिया, लेकिन हमारे यहाँ क्या, आज मैं देख रहा था कि नहीं मनीष जी, अभी वो कमेंट एक आपने चला दिया था, तो वो बोल दूं जरा, कि उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों ने, यूरोप ने जो बोया वही काट रहे हैं। यही उनका कमेंट था। अरे यूरोप ने जो बोया वो काट रहे हो, काट लेंगे, और वो तो तैयारी हो गई उनकी, काट लेंगे, 6 महीना उनको लगेंगे, वो इन सबको खदेड़ देंगे। हमारे यहाँ जो वो जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी ये जो बो के गए हैं, ये कौन काटेगा? ये हम बिल्कुल उसी समस्या का सामना कर रहे हैं। एकदम सेम समस्या है हमारे सामने। 1947 में जब तुमने धर्म के नाम पर आधा देश दे दिया उनको, तो रोका क्यों था इन लोगों को? ये राहुल गांधी कभी इस पे बात नहीं करता, कांग्रेसी नेता इस पे बात नहीं करते, क्यों रोका था उसने? तुम सेकुलर में कोई भी देश बनाते, कोई भी देश यहाँ पे बनाते, वह तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो, सेकुलरिज्म बिल्कुल स्वीकार है। यहाँ पे सिख भी है, यहाँ बौद्ध भी है, यहाँ जैन भी है, बहुत छोटी छोटी माइनॉरिटी है, ये यहाँ रहते, सेकुलरिज्म चलता और आराम से चलता। ये जानबूझकर तुमने इनको क्यों रोका था? ये अब वो तो मर गया जवाहरलाल, लेकिन जो अपने उसी जवाहरलाल के नाम पे मेरे बाप ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया, तो उसको जरा ये बताना चाहिए कि उसके दादा ने ये पाप क्यों किया था। क्योंकि जब तुमने धर्म के नाम पर ही देश बांटा था, तो क्यों वो आदमी यहाँ रहा? और वो मोहनदास करमचंद गांधी, उसके लिए तो मैं क्या बोलूं, हंसी भी आती है, गुस्सा, मतलब गुस्सा समझिए चरम है, जो हंसी आती है उसके नाम पर, कि वो तो मर के चला गया, लेकिन वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ में से 125 करोड़ देश के लोगों के जो है, उनके छाती पे वो मूंग डलने के लिए डल छोड़ गया है। और इसके लिए कोई बड़ा कठोर शासक ही यहाँ पे आएगा, तभी इसका कोई समुचित इलाज होगा, जैसे इजराइल कर रहा है। अन्यथा तो हमको इसी जहर के साथ जीना है। बिल्कुल कमाल की बात। देखिए, आज सुशील कुमार शिंदे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। किसी यूट्यूबर को शिंदे ने इंटरव्यू में दिया, उससे पूछा गया सुशील कुमार शिंदे से, वो कौन था? इस देश का गृह मंत्री थे, और मैं उस समय गृह मंत्रालय कवर करता था। मैंने तो शिंदे का इंटरव्यू भी किया है, और आखिरी विदाई के समय में जो उनका जो लिबरल बनने का चेहरा भी उनमें मुझे याद है। शिंदे से जब पूछा कि आपने भगवा आतंकवाद, चिदम्बरम ने बोला, उसे आपने आगे बढ़ाया, क्या आपको उस गलती का एहसास है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद है कि भगवा आतंकवाद ऐसी कोई चीज नहीं है। और उसके बाद जो आगे शिंदे ने कहा वो चौंकाने, उसने बोला ये पार्टी लाइन था। मतलब शिंदे को ये प्रेशर दिया गया था ये बोलने के लिए। अब देखिए कि शिंदे के बेटी के साथ राहुल गांधी का जो एक तरह से बदनाम करने की शिंदे की जो कोशिश की गई थी, मुझे लग रहा है शिंदे वहां भी चोट मार रहे हैं। और देश का पूर्व गृह मंत्री कह रहा है
कि उसने जो भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया वो पार्टी लाइन थी, मतलब सोनिया गांधी की लाइन थी। बस मनीष जी, मैं ये कहने आता वो पार्टी लाइन क्या होती, वो सोनिया गांधी की लाइन थी, वो सोनिया गांधी की लाइन थी। क्या किसी की औकात है पार्टी के अंदर जो सोनिया गांधी के अलग हटके कोई पार्टी की लाइन तय कर दे? तो मैं जो हमेशा कहता हूं कि वो इटालियन को जो अपने यहाँ अध्यक्ष बना के सब सारा पार्टी सौंप रखी है, उसका नतीजा है। तो आज वो शिंदे बोल रहा है, लेकिन शिंदे चलिए बोल दिया उसने, कम से कम ये सच तो बोल रहा है सामने आकर। तो अब वो कांग्रेसियों को इसका सफाई देनी चाहिए, ये उनकी बिल्कुल, पार्टी लाइन थी। मरने से पहले कम से कम ये वो प्रायश्चित कर गया, ये बड़ी बात है। वरना शायद कम से कम प्राण भी उसका ढंग से नहीं छूटता। वो प्रायश्चित एक तरह से कर गया उस पाप का। लेकिन लेकिन मनीष जी, समस्या यह है कि अभी जैसे आपने बताया कि शिंदे ने कहा है, तो अगर ये कहीं पलट के कुछ इस तरह की बात होती कि किसी भाजपाई नेता ने कहा होता जो बड़ा खिलाफ होता देश के या बहुसंख्यक समाज के, तो आप तक समझिए आज वो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर होता। लेकिन शिंदे ने कहा इसकी कहीं चर्चा नहीं है। क्यों? भाजपाइयों का कोई अपने अलग उसमें व्यस्त है, और इस देश की मीडिया उस पर कोई बात नहीं कर रही, उस पर कोई बात नहीं करना चाह रही। जैसे मैंने कहा, ये जो खबर है, ये मुसलमानों को 17 देशों से खदेड़ा जा रहा है, ये 1 हफ्ते हो गया इस प्रस्ताव को, 1 हफ्ते से कुछ 1 आध दिन ज्यादा ही होगा, लेकिन हमारे यहाँ इस पर कोई चर्चा ही नहीं, जो कि ये दुनिया की बड़ी खबर है। ये किसी एक देश से संबंधित है, यूरोप से नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए खबर है। लेकिन हमारे यहाँ जो बैठे हैं वो केवल 5 से 11 बड़ा के 1.5 फीट की दाढ़ी वाले मुल्ले, और इधर से बड़े कठमुल्ले मूर्ख टाइप के बैठाते हैं हिंदूवादी, और उनपे वो पूरा 5 से 11 गुजार देते हैं, हमको आपको बहलाते हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, जो दुनिया की बड़ी खबर है, उससे हमसे आपसे इनका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, इतनी बड़ी खबर जो पूरी दुनिया का है, इतनी बड़ी खबर जो शिंदे ने स्वीकार किया है। और तब समझिए इस चीजों पर चर्चा इसलिए जरूरी है। सोचिए, इस देश का, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान पर हुआ, और कांग्रेस को हिंदूवादी पार्टी कहा जाता था। जिन्ना ने इसे हिंदुओं की पार्टी कहा, गांधी को हिंदू नेता कहा जिन्ना ने। और तब देखिए कि इन लोगों ने क्या किया। बात यहीं तक नहीं है, आज एक पाकिस्तानी जो मौलाना है उसने कहा है कि मुफ्ती तारिक मोहम्मद जो भगौड़ा हो चुका हुआ है, ये बहुत जहरीला रहा है। ये कराची का है, इसका मैंने कई वीडियो देखा है। कह रहा है कि यदि जाकिर नायक 1 साल के लिए इंडिया को में छोड़ दो इसको, तो आधा भारत मुसलमान हो जाएगा। ये उसी यूरोपियन बात 17 देशों की बात को आगे बढ़ा रहा है। और ये जाकिर नायक का मामला नहीं है, ये कोई जाकिर नायक सिर्फ पैदा यूं ही नहीं हुआ, इसे कांग्रेस ने पैदा किया। और पूरा 10 वीडियो है जो कांग्रेस का, जो सोनिया का दिग्गी राहुल गांधी का जो गॉडफादर था, गॉडफादर क्या कह लीजिए, उसका जो रणनीतिकार था राहुल गांधी का, दिग्विजय सिंह, एक समय में दिग्विजय सिंह ने इसके लिए क्या क्या कहा है, कितने मंच, 1 बार 2 बार नहीं, भाग्य विधाता कहा। और माना जाता है कि कांग्रेस को फंडिंग ये करता था। इसका मतलब साफ है कि अरब देशों से जो माल आता था, कांग्रेस इसके माध्यम से अपना पेट भरती थी। और ऐसे राक्षस इस देश में पैदा किया गया, जिसको तारिक मसूद कह रहा है कि यदि 1 साल ये रह जाए, इसका मतलब कांग्रेस इस देश में हिंदुओं की को खत्म करके इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रही थी। यही मैं मनीष जी कह रहा हूँ कि ये कोई अचानक या संयोग नहीं था, ये जानबूझकर इसको प्रोजेक्ट किया गया, उसके बाद इसको कन्वर्जन में लगाया गया, और इसका महिमा मंडन इसके दलाल की तरह, इसके एजेंट की तरह, इसके बाण की तरह दिग्विजय सिंह जैसे नेता कांग्रेस की ड्यूटी लगाई गई कि तुम लोग इसका इस बाण का पूरा महिमा मंडन करो। तो वो पूरा वो अपने काम पे कर रहे थे। तो इस बात को जरा, जो शिंदे ने अभी कहा, शिंदे वाली बात आपने जिक्र किया कि शिंदे का बयान वायरल हो रहा है कि वो पार्टी लाइन थी कि भगवा आतंकवाद नाम का कोई शब्द गढ़ो। और सबसे खास बात ये बनी जी, पार्टी लाइन तो छोड़ दिए, उसके बाद वही आदमी आज इस बात को कह रहा है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज इस धरती पे नहीं थी, इस देश में कहीं वो नहीं था, और वो केवल पार्टी लाइन की वजह से कहना पड़ा। तो यानी जबरदस्ती उसको गढ़ा गया और उसके बाद हिंदुओं के ऊपर थोपा गया, उतना बड़ा कलंक लगाया गया आतंकवाद का। तो वो पूरी सोची समझी सोनिया गांधी की साजिश थी, और वो उसी साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जाकिर नायक था। मुझे लगता है कि ये जो आज का विश्लेषण है, ये विश्लेषण महाराष्ट्र में जन जन तक पहुंचना चाहिए। इस चुनाव से पहले झारखंड और महाराष्ट्र में जन जन तक पहुंचना चाहिए, इसलिए कि जब आप वोट डालें तो कम से कम इसलिए नहीं कि आप क्या डालते हैं, ये समझिए कि जो तारिक मसूद कह रहा है कि 1 साल इसको छोड़ दिया जाए तो आधा देश इस्लामिक हो जाएगा, इसने
खुद ही स्वीकार किया। मुझे उस दिन आकर शायद आप बता रहे थे कि कितने करोड़ लोगों को का इसने धर्मांतरण करवाया।